नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और कार्यक्रम का नाम है किताबों की दुनिया। इस श्रृंखला में हम लोग हर सप्ताह किसी एक महत्वपूर्ण किताब पर, किसी एक कालजयी किताब पर, किसी एक ऐसी किताब पर जो चर्चित है, जो समय के अंतराल में जिसने अपने आप को प्रूव किया है, उस किताब पे बात करते हैं, आपका उससे परिचय कराते हैं। पिछली बार आपने जो कार्यक्रम देखा था उसमें हम लोगों ने गोदान की चर्चा की थी और इस बार जो हम किताब लेकर आए हैं वो किताब है राग दरबारी। राग दरबारी से आप में से अधिकतर लोग परिचित होंगे और ये किताब मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 50 साल पहले ये किताब छपी थी 1968 में। और इसके लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। और इससे पहले कि हम किताब के बारे में बात करें, श्रीलाल शुक्ल के बारे में कुछ बातें आपको बता दें इसके लेखक के बारे में कि श्रीलाल शुक्ल उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे और यहाँ से फिर वो प्रमोट होके IAS हुए। पहले PCS थे, फिर IAS हुए और उन्होंने लगभग 2 दर्जन किताबें लिखी, जिसमें सबसे जो प्रमुख किताब है वो राग दरबारी है। हालांकि कुछ और भी उपन्यास उनके बहुत चर्चित रहे। विश्रामपुर का संत उन्होंने लिखा, आदमी का जहर लिखा, अंगद के पाँव एक उनका व्यंग संग्रह है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण किताब आई और जिसने कहें तो हिंदी उपन्यासों में जिसने हलचल मचा दी और आज तक 50 साल बीत जाने के बाद भी वो हलचल कायम है, वो किताब है राग दरबारी। राग दरबारी के बारे में बताएं आपको कि ये किताब 1964 में उन्होंने लिखना शुरू किया था और 1967 में ये पूरी हुई और 1968 में ये छपी। और छपने के 1 साल बाद 1969-70 में इसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ये ऐसी पहली किताब थी जो छपने से तुरंत ही बाद इसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला और इससे इसकी महत्ता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। राग दरबारी एक उपन्यास है और बहुत सारे लोग परिचित होंगे, पर जो नए लोग जो नहीं परिचित हैं, और एक हमारी कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए कि जो पढ़ने लिखने की संस्कृति है वो और विकसित हो, तो उन सारे लोगों के लिए बताते चलें कि राग दरबारी एक उपन्यास है और एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। राग दरबारी में क्या हुआ, इससे पहले कि मैं राग दरबारी के बारे में कुछ बताऊं, इसमें एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के बताता हूं। कुछ अंदाज़ा लगेगा आपको कि राग दरबारी दरअसल किस थीम पे लिखी गई है। ट्रक घर घर आकर चला, शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वह फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसलता जाता और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया तो रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही वह फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में चली जाती है। ड्राइवर हंसा और बोला, बड़ी ऊंची बात कह दी श्रीमान जी आपने। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग 90 अंश के कोण पर उठाई और गियर को जांघ के नीचे दबा लिया। रंगनाथ ने कहना चाहा कि हुकूमत को चलाने का भी यही नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा और ऊंची हो जाएगी, वह चुप बैठा रहा। दरअसल आप देखें कि ये किताब जब आई तो क्या समय था, क्या दौर था। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद 10-15 साल का समय बीत गया था और एक तरफ से देखें तो जो उम्मीदें थी आज़ादी को लेके, एक समाज के मुकम्मल बदलाव की, राजनीतिक बदलाव की, सामाजिक बदलाव की, लोगों के व्यवहार में बदलाव की, व्यवस्था के बदलाव की, वो उम्मीदें उस तरह से पूरी नहीं हुई थी और 1 दशक या 1.5 दशक बीतते बीतते लोग उससे उकताने लगे थे। उसी समय आप देखेंगे कि कविता में मुक्तिबोध और धूमिल जैसे लोग भी आ रहे थे। आलोक धनवा भी कुछ समय बाद आते हैं और तमाम लोग आते हैं और उपन्यासों में ये झलक आपको सबसे बेहतर तरीके से राग दरबारी में दिखाई देती है। राग दरबारी दरअसल उसी समय को, उसी दौर को, कि जो हमने आशाएं और आकांक्षाएं लेके हम चले थे आज़ादी के बाद और हम ये सोचे थे कि आज़ाद जब मुल्क हो जाएगा तो हमारा देश कैसा होगा, वो जब पूरा नहीं हुआ तो जो हकीकत रही, जो आदर्श थे, वो एक संविधान था और जो हकीकत थी वो राग दरबारी थी। कि हकीकत में क्या हुआ, जैसे जो सिस्टम था उसने कैसे अपने आप को, भले ही अंग्रेज चले गए लेकिन जो यहाँ के लोग थे उन्होंने कैसे उसको अपने हिसाब से ढाल लिया
और उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ जिसकी हम लोग जिसकी संकल्पना संविधान में हुई थी या जिसकी संकल्पना हम लोगों ने देखी थी। एक छोटा सा कस्बा है इसमें शिवपालगंज, और उसी में ताने बाने में ये कहानी बुनी गई है। उसमें बैद जी आते हैं, उसमें रूपन बाबू हैं, उसमें लंगड़ हैं, उसमें रंगनाथ हैं और इस तरह के तमाम कैरेक्टर हैं। वो कैरेक्टर आप देखेंगे कि सिस्टम के भी हैं, ग्राम सभा के अपने लोग हैं, उसमें आसपास के कस्बाई लोग हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं और उसमें कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो सारे लोग उसमें आप देखेंगे कि जिसको जहाँ से मिल रहा है वो नैतिकता, आदर्श और सारी जो चीज़ें जो वो आगे लेके चला था आदमी, जिसकी कल्पना करके देश आज़ाद हुआ था, उसे वो धता बताने में थोड़ा भी शर्मा नहीं रहा है, थोड़ा भी उसको ख्याल नहीं रख रहा है। तो ये आप देखेंगे कि राग दरबारी में वो जो व्यवहारिक स्तर पे हमारा शासन कैसे चल रहा है और कैसे वो चल नहीं रहा है बल्कि घिसट रहा है, वो इस किताब की प्रतिनिधि थीम है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, इसमें एक कैरेक्टर है लंगड़। वो 3-4 महीने से एक नकल लेना चाहते हैं, उन्होंने मुकदमा दायर किया है और वो कचहरी में जाते हैं और नकल लेना चाहते हैं। तो जो बाबू है वहाँ पे वो कहते हैं कि 5 रुपया लगेगा और लंगड़ कहते हैं कि नहीं, उनको बताते हैं कि पहले तो 2 ही रुपया लगता था। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब रेट बढ़ गया है और लोग उनको समझाने लगते हैं कि जाने दीजिए, ये बाल बच्चेदार आदमी है, लड़कियां भी इससे शादी करनी है, आप 5 रुपया दे दीजिए। तो लंगड़ कहते हैं कि क्या लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी भी जो नकल लेने वाले लोग हैं वो उनके जिम्मे आएंगी। और उसके बाद आप वो कहते हैं कि अब मैं जो नकल है वो कायदे कानून से ही लूँगा, और वो बाबू भी कहता है कि मैं कायदे कानून से ही दूंगा। और वो सालों बीत जाता है लंगड़ को, कायदे कानून से न नकल मिलता है न वो बाबू देता है। तो जो पूरा सिस्टम किस तरह से करप्ट हो गया है, किस तरह से वो सिस्टम बैठ गया है या वो चल नहीं पा रहा है, जो वो पूरे देश की जो हालत है, जो व्यवस्था है, उसका ये प्रतिनिधि दस्तावेज है। चूँकि श्रीलाल शुक्ल इसके लेखक एक IAS PCS अधिकारी थे, बाद में वो IAS भी हुए, तो उन्होंने बहुत नज़दीक से उन सब सारी चीज़ों को देखा था। और उसके बाद जो उनकी जो टिप्पणी थी, जो ये उपन्यास में दिखाई देती है, वो एकदम बिल्कुल फर्स्ट हैंड अनुभव है और उन्होंने आसपास वो चीज़ें बिखरी हुई देखी थी जिसे उन्होंने समेटने का प्रयास किया है। ये किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसकी भाषा बहुत अच्छी है, इसका व्यंग बहुत, इसकी शैली आप देखें, कई लोग व्यंग लिखते समय या तो पर्सनल हो जाते हैं या अश्लील हो जाते हैं, तो इसके लिए भी पढ़ी जानी चाहिए कि व्यंग की शैली क्या होनी चाहिए कि आदमी पर्सनल भी ना हो और आदमी एक जो नैतिकता के लिखने के जो मानदंड है उसको भी फॉलो करता रहे। इन सब सारी चीज़ों पे ये किताब एक माइलस्टोन है। कहा जा सकता है कि उसके बाद हरिशंकर परसाई या जो शरद जोशी के जो व्यंग थे वो आप और इससे मिल के जो राग दरबारी का जो व्यंग है, वो भारत की जो व्यंग की साहित्य की जो परंपरा है, व्यंग साहित्य की, उसे बहुत ऊंचा लेके जाती है। और इस किताब का मैं आपको बताता चलूं कि 50 सालों में ये किताब 5 लाख से अधिक आधिकारिक प्रतियां इसकी बिकी हैं। कहा जाता है कि वो संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी हो सकती है। और भारत की जितनी भाषाएं हैं सब भाषाओं में ये किताब अनुदित हुई है और दुनिया की जितनी प्रमुख भाषाएं हैं उसमें भी इस किताब का अनुवाद हुआ है। तो ये किताब अगर आप बिगिनर हैं या आपने पहले पढ़ के छोड़ दिया है तो भी इस किताब को ज़रूर पढ़िए। ये कालजयी किताब है, हिंदी की एक तरह से रत्न किताब है और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हिंदी कितनी समृद्ध, हिंदी साहित्य की परंपरा है वो कितनी समृद्ध है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे राग दरबारी की। अगले हफ्ते हम फिर किसी ऐसी ही किताब पे आपसे मिलेंगे और आपसे कहना ज़रूरी लगता है कि तब तक इस कार्यक्रम के बारे में जो आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहें और हमारा उत्साहवर्धन करें। शुक्रिया।